My name is Mohammad Aman Javed, and I have cracked NEET in 2022, and I have secured 1859 rank nationally, and I take admission in the AMU. And there are six members in my family, and I take AMU for the reason that I am studying here from 6 to 7 years from class six, so I know the atmosphere of here. And the second choice of choosing the AMU is that the quality of education also is best according to me here. सर सबसे पहले तो सर गांव में मतलब मैं रहता हूँ एक बरेली में एक विलेज है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ पे मतलब कोई क्वालिफाइड डॉक्टर वगैरह नहीं है ना। जैसे कहते हैं ना गांव में झोला छाप टाइप डॉक्टर है, वो लोग इतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं इस टाइप से, मतलब हर सिचुएशन पे या हर क्रिटिकल सिचुएशन को डील कर सकें। तो वहाँ से भी एक मतलब मोटिवेशन मिला। और सेकंड फिर मेरा एक ड्रीम भी था कि हाँ, मुझे अपना एक करियर अच्छे से सेट करना है, स्टेबल रहना है, तो मैंने एक एमबीबीएस साइड में जाना है। और फिर मैंने इसी वजह से 16 में एएमयू एंट्रेंस दिया था। तो वहीं से मेरा मतलब स्टार्टिंग से ही ड्रीम था ये कि मैं एक एमबीबीएस करूंगा, तो डॉक्टर बनूंगा। हाँ, मतलब सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी काफ़ी हेल्प मिली, बाकी थोड़ा स्कूल से भी हेल्प मिल जाती है, टीचर्स वगैरह सही रहते हैं। स्टार्टिंग में तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की थी, असल में कोरोना आ गया था उस वक्त में। तो 2 4 महीना मेरा वैसे ही डिले हो गया था। लेकिन दोस्तों से बात होती थी साथ में, तो उन लोगों ने काफ़ी मतलब आगे स्टार्ट कर दिया था, वो पहुंच गए थे। तो हालांकि उन दो लोगों से जब बात होती थी तो वो लोग मुझे समझाते वगैरह थे। और तो फिर मैंने इसी तरह से स्टार्ट किया था। तो हालांकि किताबें देख के थोड़ा सा डर तो लगता है कि इतनी इतनी मोटी किताबें हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स से हालांकि सबसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन फिर जब मेहनत करते हैं तो फिर आराम से होता चला जाता है। स्टार्टिंग में तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब उस कंडीशन में हम लोग सेट हो जाते हैं तो फिर आराम से हो जाता है। और कंसिस्टेंसी है मेरे हिसाब से, कंसिस्टेंसी कोई गेन कर लेता है तो फिर वो आराम से कर जाए। स्टार्टिंग में यही थी कि सबसे मेन प्रॉब्लम तो ऑनलाइन वाली थी कि ऑनलाइन मेरा मन नहीं लगता था क्लासेस वगैरह करने में। फिर दूसरा, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे हालांकि, जैसे होते हैं मतलब कि हम्म, हमारे पास सारे फोन वगैरह है, उस टाइप से अगर ऑनलाइन करना है तो इस वजह से मेरा डिले हो गया था। बाकी फिर इतना हार्ड लगता था मुझे स्टार्टिंग उसको स्टार्ट करने में पढ़ाई को, मेरा मन ही नहीं करता था मतलब किताब वगैरह खोलने का स्टार्टिंग में। लेकिन फिर धीरे धीरे जब स्टार्ट किया तो टीचर्स ने सपोर्ट किया तो फिर सही हो गया था। बायो के लिए एनसीईआरटी बेस्ट। बायो का मेन रोल सिर्फ एनसीईआरटी से ही प्ले होता है कि एनसीईआरटी अगर सिर्फ पढ़ लेंगे तो बायो हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बायो उसी एनसीईआरटी से हमें पढ़नी चाहिए। ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से, उसमें भी क्वेश्चन मुझे लगता है मोस्टली सब इंडेक्स क्वेश्चन ही होते हैं। और बायो में तो फिर 90 आउट ऑफ 90 होती है, अप्रोक्स कह सकते हैं। फिजिक्स में एनसीईआरटी इतनी खास इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने उसका फिजिक्स की एनसीईआरटी तो रीड की नहीं थी, मुझे उसका इतना कुछ अंदाज़ा है नहीं। लेकिन हाँ, उसमें पीवाईक्यूज वगैरह या फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं एनसीईआरटी में एंड में, या फिर बीच बीच में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। फिजिक्स की बुक तो वैसे एच सी वर्मा ही बेस्ट रहती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। लेकिन बच्चों कुछ बच्चे कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं की थी। मैंने तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से मॉड्यूल वगैरह मिलते हैं, बस उनसे ही कर लिया था। मैंने एनसीईआरटी से ही बस कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लिए थे जो इन टेक्स्ट वगैरह होते हैं। हालांकि ऐसी वर्मा मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगी अगर कोई पढ़ना चाहे। ट्रिकी, हाँ ट्रिकी कह सकते हैं, थोड़ा सा टफ भी कह देते हैं थोड़ा सा अगर देखा जाए तो। लेकिन मेन चीज उसमें प्रैक्टिस रोल प्ले करती है कि कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं आप डेली, डेली बेसिस पे, या फिर हर चैप्टर में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा बार करेंगे आप फिजिक्स में, वो तो उतना ही आसान और उतना ही अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगा। हालांकि मुझे लगता है कि अगर फिजिक्स में क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस किए जाएं ज्यादा बार, तो फिजिक्स भी फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। सबसे पहले केमिस्ट्री में जो थ्योरी पार्ट होता है वो तो जितनी ज़्यादा बार पढ़ सकें तो वो बेहतर रहता है। फिर दूसरी चीज़, जैसे कुछ चीज़ें हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, हमें कभी याद नहीं होंगी, तो उनका मतलब स्टिकी नोट्स टाइप बना के दीवार वगैरह पे कहीं अपने रूम में चारों तरफ चिपका लें। और ऐसा नहीं कि मतलब वो नोट्स वगैरह को सिर्फ चिपका के छोड़ दें। जब जब तुम आपका मन करे, जब जब भी आपका आपकी नज़र पड़े उन सब नोट्स वगैरह पे, तो उनको रिवीजन करते रहना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा लगता है कि उससे आसान कोई चीज़ है नहीं, अगर मतलब इस तरह से स्टिकी नोट्स बना के दीवार पे चिपका के अगर वो चीज़ हम कर लेते हैं। और हालांकि फिर जब थ्योरी वाला पार्ट है तो उसको जितनी ज़्यादा बार हम रीड कर सकेंगे, जितनी ज़्यादा बार पढ़ सकेंगे, तो वो भी बेहतर रहेगा।
बायोलॉजी में तो यही स्ट्रेटजी सबसे पहले, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे हिसाब से सिलेबस चलाते हैं टीचर्स, तो वो आपको उस पर पूरी कमांड हासिल करनी है। बिल्कुल भी उसमें लैग नहीं करना है आपने, बिल्कुल भी पीछे नहीं होना। फिर दूसरी बात, अगर आपने बायो में कमांड हासिल करनी है तो एनसीईआरटी के हर चैप्टर को एटलीस्ट 10 से 12 बार रीड करना है। 2 साल के अंदर हर चैप्टर को 10 से 12 बार रीड करना है और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज मेन रोल प्ले करते हैं जिसमें, मतलब मेन चीज रीडिंग है कि जितनी ज्यादा बार आप चैप्टर को रीड कर लेंगे एनसीईआरटी की, उतनी अच्छी कमांड हासिल कर लेंगे आप। जैसे तो बायो के ज्यादा मार्क्स हैं, मतलब बायो के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि हम बायो ज्यादा देर पढ़ें, क्योंकि आधा पोर्शन लगभग बायो का ही, आधे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि आधा टाइम बायो को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बायो में चैप्टर जो होते हैं वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम अगर फिजिक्स को ज़्यादा दे सकें, जैसे 3 पार्ट्स में अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जितना भी टाइम हम पढ़ाई में दे रहे हैं डेली, तो उसमें से एक पार्ट हमने बायो के लिए निकाल दिया, अब 2 पार्ट बचे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो उसमें केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में हम उस हिसाब से डील कर सकते हैं कि हमारा कौन सा चैप्टर हम अभी प्रेजेंटली पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम चैप्टर है केमिस्ट्री में, तो उसको हम एक दिन थोड़ा सा ज्यादा वक्त दे सकते हैं एज कम्पेयर टू फिजिक्स। लेकिन कभी मान लीजिए फिजिक्स में कोई बड़ा चैप्टर आ रहा है, उसको हमें अच्छे से उसके सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, तो हम उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं। प्लस अगर कभी आपका बायो का मतलब पहले ही सिलेबस हो चुका है काफी, तो आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बावजूद अगर टाइम बच रहा है तो उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी ले सकते हैं। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स में ज्यादा तो बेहतर रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से 1/3 अगर डिवीजन कर दिया जाए टाइम का तो वो भी सही है। मैंने तो इसी हिसाब से किया था, इसी स्ट्रेटेजी के साथ। घंटे तो अगर 8 घंटे भी या 6 7 घंटे भी दे रहे हैं तो काफी है, लेकिन घंटे के हिसाब से ज्यादा बेहतर है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप अपनी उस कंटेंट को देखें कि आपने कितना कंटेंट पढ़ लिया है। लेकिन ओके। 7 से 8 घंटे भी इम्पोर्टेंट है कि 7 से 8 घंटा कम नहीं होना चाहिए डेली बेसिस पे स्टडी मेरे साथ। स्पोर्ट्स को ज्यादा तरजीह दूंगा मैं म्यूजिक के हिसाब से। स्पोर्ट्स भी कर सकता है हमें हमें लेकिन फिर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपने कभी पढ़ के थक जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। जैसे आपके कुछ दोस्त भी होंगे, हो सकता है आपको पॉजिटिव वे में वो धकेलना चाहें, या फिर आपके पेरेंट्स भी उस चीज़ में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, हर बात में आपको मोटिवेट करते हैं, तो इस वजह से आप ये इन सारी चीज़ों में देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा मेन रोल प्ले किया था, तो मैं तो अपने अब्बू को कॉल कर लेता था उसमें। जैसे ही मुझे लगता था कि मैं लो फील कर रहा हूँ, तो मैंने अपने अब्बू को कॉल मिलाता था डायरेक्ट और उनसे मोटिवेशन हासिल करता था। प्लस एक दो दोस्त थे जो मुझे सही मतलब डायरेक्शन में ले जाते थे। और फिर दूसरा स्पोर्ट, थर्ड थर्ड नंबर पे स्पोर्ट खिलाऊंगा, क्योंकि फिर स्पोर्ट्स तो मैंने उस वक्त में बिल्कुल ही छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, कह सकते हैं कि स्पोर्ट भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है इस चीज में। वैसे तो बेस्ट टाइम रहता है 10th कंप्लीट होते ही आपने स्टार्ट कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल भी आपने गैप नहीं करना है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी। तो आप जब 10th के तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए 2 इयर्स एनफ होते हैं, मोर देन एनफ कह सकते हैं, कि आप आराम से नीट क्रैक कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। और अगर हाँ कोई ज्यादा ही एडवांस है, जैसे 9th और 10th में शुरू कर दिया है किसी ने, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया है तो, या फिर किसी और तरह से वो करना चाहता है, तो वो और ज्यादा बेहतर है। मोटिवेटेड यही रहना चाहिए कि सबसे पहले जब उसने इस लाइन में आना है, एमबीबीएस की डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले उसका यही मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे अपना ड्रीम अचीव करना है। तो सबसे फर्स्ट तो जो है इसका मोटिवेशन का तरीका है वो यही है कि आपने अपना ड्रीम अचीव करना है। फिर दूसरा, आपको आपकी जो टेस्ट सीरीज वगैरह चलती हैं उसमें मार्क्स आपके जिस जिस हिसाब से आते हैं, कभी जब मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ते हुए। तो इस हिसाब से मेहनत करती रहनी है कि आपके मार्क्स अच्छे आए, तो उससे भी आपको मोटिवेशन मिलता रहता है अगर आपका रिजल्ट अच्छा है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मार्क्स कम आ जाते हैं, तो आप थोड़ा सा लो फील करते हैं, सोचते हैं अब क्या ही पढ़ना वगैरह या फिर किस तरह से। तो बीच में थोड़ा सा मतलब 1 2 दिन का गैप आप ले सकते हैं, आराम से अपने आप मूड को फ्रेश कर सकते हैं। हालांकि ये चीज सिर्फ स्टार्टिंग टाइम में हम फॉलो कर सकते हैं कि बीच में 1 2 दिन का गैप ले लेंगे, लेकिन एंड में अगर हम जब थोड़ा सा लो फील करेंगे कभी, तो फिर उसमें हमने क्या है, बस अपने इसको फॉलो करना है कि हमने अपने ड्रीम को अचीव करना है। बस इस मकसद से हमें हर चीज को करते रहना है कि हमें अपना ड्रीम करना है। ड्रीम अचीव होगा, हम तभी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। वैसे तो शेड्यूल कोई फिक्स नहीं था कि मतलब इसी वक्त में पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जनरली आमतौर पे जो शेड्यूल रहता था, जैसे सुबह में 8 बजे उठना था एटलीस्ट। अगर इतना ज्यादा जल्दी नहीं उठ सके तो 8 बजे तो उठना ही उठना था।
फिर 8 बजे उठ के फ्रेश वगैरह होके उस वक्त लगभग 9 बज जाते हैं आपने पढ़ते पढ़ते, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं, अगर जब कॉलेज की छुट्टी होती है जिस दिन स्कूल की। वैसे तो आप स्कूल जाते हैं जिस दिन, तो फिर स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे आधा पौन घंटा, फिर अगर आपकी तुरंत मतलब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाना है तो आपसे आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से वापस आके फिर रात में अगर आपको जितना भी टाइम मिल रहा है तो कम से कम आपको 12 से 1 बजे तक पढ़ना है उस दिन। जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो फिर उस दिन तो आप मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक लगभग 3 घंटे तो निकालने हैं पढ़ने के लिए। फिर दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करके दोपहर में शाम तक निकालने हैं लगभग 2-3 घंटे कुल मिला के, फिर रात में 3-4 घंटे। तो जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन तो हमारा स्टडी टाइम लगभग 10 घंटे से भी ज़्यादा जाता है। ये तो मेरे हिसाब से कोई फिक्स नहीं है, जैसे कि कोई अगर लेट नाइट तक किसी को पढ़ना अच्छा लगता है या फिर किसी को सुबह में जल्दी उठ के अच्छा समझ में आता है, तो वो सब मतलब उसके मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि उसे कब दिमाग में सही फंस रहा है या फिर कब ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। सेल्फ स्टडी में तो यही है कि उन्हें सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की कंसिस्टेंट रहना है। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे उन्हें उतना ही ज़्यादा फायदा है। पर दूसरी चीज़, ज़्यादा मतलब ज़्यादा डायरेक्शंस में उन्हें मूव नहीं करना है। जैसे अगर एक डायरेक्शन फिक्स कर ली उन्होंने कि हमने इस बुक से या फिर इस किताब से पढ़ना है तो बस वही फिक्स रखना है। उसे ये नहीं सोचना है कि इस किताब से हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि कोई भी किताब अगर इंसान पढ़ेगा मेनली तो एनसीईआरटी पढ़ना है उसे। तो एनसीईआरटी ही से ही उसका सिलेक्शन होगा, उसे इतना दिमाग में आना रहना चाहिए और उसे उसी के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एक तो लेट नहीं स्टार्ट करना है किसी को स्टार्टिंग में, जैसे मैंने कर दिया था थोड़ा 2-4 में लेट कर दिया था एकदम। अगर किसी ने नीट का एंट्रेंस देना है या फिर किसी का ड्रीम है कि हमें एमबीबीएस करना है तो उसे बिल्कुल टाइम पे ही करना है स्टार्ट। सबसे पहला तो मैं ये कहना चाहूँगा। फिर दूसरा, जैसे कभी कभी हो जाता था मेरा बीच में 10 दिन 8 दिन 15 दिन का गैप हो जाता था, मैं बिल्कुल कभी कभी ऐसा लगता था बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। मैंने कहा कि मतलब स्टार्टिंग में अगर मैक्सिमम 1 से 2 दिन का गैप अगर आप अगर ले सकते हैं, जैसे आप कभी कभी लो फील कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा, मैक्स टू मैक्स 1 से 2 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है आपको रिस्टोर करने के लिए आपकी एनर्जी। लेकिन आपको 2 दिन से ज़्यादा, जैसे मेरा कभी कभी 10 से 12 दिन या 15 दिन भी गैप हो जाता था, तो वो नहीं करना है आपने। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आप बीच में सोचते हैं कि अब हमने बहुत पढ़ लिया है अब हम इतने दिन गैप कर लेंगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। और सबसे पहले स्टार्टिंग में वो भी गैप नहीं करना है, स्टार्टिंग का टाइम बिल्कुल टाइम पे शुरू करना है अपनी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तैयारी करने की स्टडी मेन फोकस तो उस वक्त में हमें रिवीजन पे होना चाहिए कि हमने जितना कंटेंट अभी तक पढ़ लिया है हम उसको रिवीजन कितने अच्छे से कर रहे हैं, हमारे उस पर कितनी कमांड हासिल है। फिर दूसरी, अगर कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो उसके लिए ज़्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसके चक्कर में हम वो भी भूल जाते हैं और उस पर भी कमांड हासिल नहीं कर पाते। हालांकि जो टॉपिक बचे हुए हैं वो साइड से अगर थोड़ा थोड़ा हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हम कंटेंट अपना कवर कर चुके हैं उसको पहले अच्छे से कमांड हासिल करनी है। उसको जितने कितने अच्छे से हम रिवाइज कर चुके हैं, कितने अच्छे से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, या हमें कितना कॉन्सेप्ट आता है, हमें उस चीज़ पे मेन फोकस करना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो उसमें जो हमारा थोड़ा बहुत कंटेंट बचा हुआ है तो उसको पढ़ लें तो इस टाइप से सही रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स तो उस वक्त में यही है कि आपने शॉर्ट नोट्स अगर बनाए हुए हैं हर चैप्टर के, तो आप उस शॉर्ट नोट से पढ़ लें और सिर्फ पीवाईक्यूज को लगा लें तो आपका सारा टॉपिक, मुझे लगता है कंटेंट या जो भी एक चैप्टर में जितना भी टॉपिक है सारे कवर हो सकते हैं। मेन चीज़ मतलब आपने हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तब तो आप एक महीने में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं उस पूरे सिलेबस का। देखिए आजकल तो अगर किसी के पास इतने सोर्सेज वगैरह नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम वो ऑनलाइन ही कर सकता है, सबसे पहली बात तो। फिर दूसरा, अगर ज़्यादा सोर्सेस नहीं है तो वो एनसीईआरटी की बुक्स तो आजकल इतनी मतलब बिल्कुल ही अफोर्डेबल हो जाती है, या फिर किसी से आदमी मतलब किसी तरह से भी बोरो करके भी कर सकता है। तो यही है कि अगर उसके पास इतने रिसोर्सेस हैं कि वो किसी तरह से किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में अपने आप को एनरोल करके उससे रेगुलरली स्टडी करके और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के करे तो आराम से हो जाएगा, उसमें कोई शक नहीं। यही कि जो मेरा ड्रीम था मैंने आसानी से मतलब नहीं हो पाता अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करता। मैंने अपना ड्रीम अच्छे से अचीव कर लिया है और मैं अब जो मेरा आगे वाला ड्रीम है लोगों का भला करने का या फिर लोगों की थोड़ी सी वो सर्व करने का, पुअर पीपल्स को, या फिर हमारे गांव में जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि इतना वेल एस्टेब्लिश्ड कोई डॉक्टर नहीं, तो मैं वो अपना काम अच्छे से अंजाम दे सकता हूँ। तो यही मेरी फीलिंग थी कि मैंने अपना ड्रीम अच्छे से अचीव कर लिया है तो मैं और आगे इसको बढ़ाना चाहूँ।
नहीं देखिए, यहाँ एएमयू में तो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। मोस्टली सीनियर जो है वो सपोर्टिव ही हैं, अपने जूनियर्स को जो है वो सपोर्ट ही करते हैं। हालांकि अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में देख लेंगे तो कोई भी सीनियर अपनी जूनियर का ये नहीं चाहेगा कि बुरा करे। हालांकि कभी कभी होता है, चलिए कोई नहीं, कोई सीनियर आ रहा है तो जब कोई मतलब जूनियर गलत काम करेगा तो उसमें डांट फटकार भी सकता है, तो वो आपके भले के लिए होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी कॉलेज में कोई सीनियर अपने जूनियर को मतलब ज्यादा तंग करेगा या फिर उस हिसाब से कि उसका कोई बुरा हो। मेरे हिसाब से तो ज्यादातर सपोर्टिव ही होंगे यहाँ। ओके। और खासकर एएमयू में तो जैसा मैं देख रहा हूँ तो इसमें सपोर्टिव ही सीनियर है, मतलब हर किसी भी कीमत पर अगर किसी जूनियर को प्रॉब्लम है तो वो हर जगह पर खड़े हुए हैं इनकी हेल्प करने के लिए। पहले तो कॉलेज में ही अगर आपने बिल्कुल नए नए जाते हैं तो आपको कॉलेज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, तो वहाँ पे आप अपने सीनियर से जाके डायरेक्ट मतलब उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पे बिहेव करना है, या फिर किस तरह से टीचर्स के साथ रहना है, या फिर क्लास में किस तरह से करना है। फिर दूसरी बात, अगर आपने बुक जैसे कि पढ़ाई में कि कौन सी बुक से हमें क्या स्टडी करनी है इस तरह से, तो आप सीनियर से हर तरह से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बात ये है, जैसे कोई अगर तैयारी कर रहा है नीट के लिए, नीट एंट्रेंस क्रैक करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए एंड के मतलब 4-6 महीने में अगर उसको अपनी तैयारी अच्छे से करना है और उसको देखना है कि मेरी तैयारी कैसी है, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेस्ट सीरीज उसे मतलब कोई एक अच्छी इंस्टीट्यूट की देखनी चाहिए कि जिसमें मतलब काफी ज्यादा बच्चे हों, क्योंकि वो अपनी नेशनल पोजीशन देख सके कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, और फिर मार्क्स वगैरह उस हिसाब से देख सके कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर। तो इस सब चीज में एक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर उससे आपको पता भी चलता है कि आपने अभी आगे कितनी मेहनत करनी है और किस तरह से पढ़ाई करनी है। ऐसे होता है ना, जैसे बहुत सारी कोचिंग वगैरह हर हर वीकली, जैसे हर संडे है, इस टाइप से टेस्ट वगैरह कराती है कोई भी, ओके। तो उसमें आप अपने आप को एनरोल करके वो जरूर करें। ये है कि अगर कभी भी आपने अपने आप को लो फील नहीं करना, कभी भी आपने डिप्रेशन में मतलब डिप्रेस फील नहीं करना है अपने आप को। हमेशा अपने एम के लिए मेहनत करते रहना है कि आज नहीं तो कल हम इस एम को अचीव करके ही रहेंगे। हमने इतनी मेहनत करती रहनी है लगातार। मेहनत का फल कभी ना कभी जरूर मिलता है, इंसान को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए बस।